लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत शुरू हो गई है और इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, जबकि किसानों के प्रतिनिधिमंडल में 10 से ज्यादा किसान नेता शामिल हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, ये निर्णायक हो सकती है, जिसमें किसानों और सरकार के बीच ज्यादातर मांगों पर कोई ना कोई सहमति बन सकती है, ऐसी संभावना है। हालांकि इस बातचीत से पहले इस किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने यह कहा है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ काफी ऊपर चला गया है और चुनावों से पहले वो आंदोलन करके मोदी के इस ग्राफ को नीचे लाना चाहते हैं। यानी उनका जो असली एजेंडा है आज उनके मुंह से निकल गया और उन्होंने खुद क्या कहा है अपने बयान में, अब आप खुद सुन लीजिए। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिन किसान संगठनों और नेताओं ने वर्ष 2020 और 21 में किसान आंदोलन किया था, वही किसान संगठन शायद इस बार भी आंदोलन कर रहे हैं। यानी आप में से ज्यादातर लोग भी यही सोचते होंगे कि जो आज आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये वही किसान हैं जिन्होंने 2-3 साल पहले किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था और ये नेता भी वही हैं और संगठन भी वही हैं, जबकि ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है। सच क्या है, अब आप सुनिए। इस बार का ये जो आंदोलन है, ये किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है, जो सिर्फ 1 साल पुराना किसान संगठन है। यह नया संगठन है, सिर्फ 1 साल पुराना है और इस संगठन को पंजाब के किसान मजदूर संघर्ष समिति के संयोजक सरवन सिंह पंढेर ने बनाया है और दावा है कि लगभग 100 किसान यूनियन इस आंदोलन में इस किसान संगठन के साथ हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा एक और किसान संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और उसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, और इस संगठन को भी किसानों की 150 से ज्यादा यूनियंस का समर्थन मिला हुआ है। और बड़ी बात यह है कि इस संगठन को बने अभी सिर्फ 1.5 वर्ष ही हुए हैं। यह संगठन जुलाई 2022 में अस्तित्व में आया था, जब संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं के बीच मतभेद काफी बढ़ गए थे और इसके बाद पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना एक अलग किसान संगठन बनाया और वो संगठन अब दिल्ली चलो के नाम से ये किसान आंदोलन कर रहा है। यानी प्रमुख रूप से जो 2 किसान संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो दोनों संगठन पिछले 1-1.5 साल में बने हैं और इन दोनों ही संगठनों के नेता पंजाब से आते हैं, जिनमें एक संगठन के नेता ने आज खुद ये कह दिया कि वो देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ को नीचे लाना चाहते हैं और इसके लिए ये किसान एमएसपी पर राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर सरकार ने सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी की व्यवस्था को लागू कर दिया तो हमारे देश में शायद जो नए नए पुल बन रहे हैं, सड़कें बनती हैं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, इसे आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल हमारे देश में एमएसपी पर 22 फसलों की खरीद का वार्षिक खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन अगर सरकार ने किसानों की ये सारी मांगें मान ली तो अनुमान है कि यही खर्च हर साल 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जो हमारे पूरे साल के कृषि बजट का लगभग 700% ज्यादा है उससे। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आंदोलनकारी किसानों के मुताबिक देश में सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होने लगी तो सरकार का यही खर्च सालाना यानी 1 साल का 40 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, जबकि पूरे देश का वार्षिक बजट ही अभी हमारे देश का जो है वो 45 लाख करोड़ रुपए है। पूरे देश का बजट है 45 लाख करोड़ और अगर सारी फसलें एमएसपी पर बिकने लगे तो उसका अकेले का खर्चा होगा 40 लाख करोड़, यानी बाकी सब कामों के लिए 5 लाख करोड़ बचेंगे। इस हिसाब से देखें तो पंजाब के आंदोलनकारी किसान ये कह रहे हैं कि जितना बजट भारत के 140 करोड़ लोगों का है, लगभग उतने ही पैसे से सरकार उनकी फसलों को एमएसपी पर खरीद ले। और यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारत सरकार हर साल लगभग 10 से 11 लाख करोड़ रुपए एयरपोर्ट्स, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवे, अस्पताल, स्कूल वगैरह बनाने पर खर्च करती है। लेकिन सोचिए अगर सरकार को किसानों की इन मांगों को पूरा करना पड़ा
और इसके लिए 10 लाख करोड़ अलग से खर्च करने पड़े, तो क्या सरकार इन नए स्कूल, अस्पताल, एयरपोर्ट, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह खर्च कर पाएगी? एक और विरोधाभास यह है कि हमारे देश में जो नेता राम मंदिर को लेकर यह कहते थे कि मंदिर की जगह तो स्कूल और अस्पताल बनने चाहिए, वो विपक्षी नेता आज किसानों के वोट लेने के लिए उनकी इन नई मांगों पर ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे। ये नहीं कह रहे कि अगर ये किया तो फिर बाकी के काम, स्कूल, कॉलेज, पुल, सड़क वगैरह रुक जाएंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि अगर सारा पैसा एमएसपी पर खर्च हो गया तो देश के बाकी जो 125 करोड़ लोग बचेंगे उनके लिए क्या बचेगा, उन्हें क्या मिलेगा, और भारतीय सेना के लिए सरकार नए नए हथियार इसके बाद कहां से खरीदेगी। हालांकि हमें लगता है कि इन अनुमानों से अलग सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने से उसका अतिरिक्त खर्च कितना बढ़ेगा और क्या यह अनुमान गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि यह अनुमान जो है ये तो हमने अपने हिसाब से लगाया, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सरकार को भी अपना एक अनुमान लगाकर देश के लोगों को बताना चाहिए। एक और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ये बात कह चुके हैं कि सरकार एमएसपी की व्यवस्था को जारी रखेगी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के बहुत सारे किसान इस पर बाकायदा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि एमएसपी की व्यवस्था को लाने वाली कांग्रेस पार्टी ने खुद कभी अपनी सरकारों में इस पर कोई कानून बनाया नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें भी इस बात को मानती थीं कि ऐसा करना व्यवहारिक नहीं है और उचित भी नहीं होगा देश की अर्थव्यवस्था के लिए। वरना आप खुद सोचिए, इस देश में पिछले 76 वर्षों में लगभग 53 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, फिर भी एमएसपी पर कोई कानून क्यों नहीं बना? यानी इसके पीछे कोई ना कोई तर्क तो जरूर रहा होगा कि एमएसपी पर कानून नहीं बन पाया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एमएसपी को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं माना जाता, और इस व्यवस्था के कारण हमारे किसान कुछ चुनिंदा फसलों की खेती के साथ बंद कर रह जाते हैं। तो एमएसपी की जो पूरी व्यवस्था है, इसके बुरे असर क्या है? अपनी आय में बढ़ोतरी के लिए एक खास तरह की व्यवस्था पर हमारे किसान जो हैं वो हमेशा के लिए निर्भर हो जाते हैं। अब देखिए कैसे। सरल भाषा में कहें तो सरकार जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, किसान उन्हीं फसलों को ज्यादा उगाने लगते हैं, और इसका कारण सिर्फ ये होता है कि उन्हें उस फसल की खरीद पर सरकार की तरफ से एक निश्चित एमएसपी मिलता है। तो किसानों को क्या लगता है कि जिस फसल पर उसे निश्चित रूप से एमएसपी मिल रहा है वो वही फसल उगाना चाहता है, इसके अलावा वो कोई दूसरी फसल नहीं उगाना चाहते। यानी जो किसान गेहूं और धान उगाते हैं वो कभी भी किसी ऐसी फसल को उगाने के बारे में सोचते तक नहीं जिसमें उन्हें कहीं ज्यादा फायदा हो सकता है, जिसकी बाजार में कहीं ज्यादा डिमांड हो सकती है, और सिर्फ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो फसल एमएसपी के दायरे में नहीं आती। यानी ज्यादातर किसान उन्हीं फसलों को उगाना चाहते हैं जिन पर एमएसपी मिलता है। यह समस्या एक जमाने में न्यूजीलैंड में भी थी, जहां डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वहां की सरकार किसानों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी दिया करती थी। लेकिन बाद में न्यूजीलैंड की सरकार को यह समझ में आया कि इस सब्सिडी की वजह से किसान खुद अपनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और सब्सिडी के भरोसे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि वो किसान डेयरी उद्योग में ऐसे उत्पादों का ही व्यापार करना चाहते हैं जिनमें सरकार की सब्सिडी ज्यादा मिलती है। यानी जो किसान की जो चॉइस है पूरी कि वो क्या फसल उगाएगा, क्या काम करेगा, वो जो उसका विकल्प है, चॉइस है, वो सब्सिडी के आसपास घूमता रहता है। ऐसे ही हमारे देश में वो एमएसपी के आसपास घूमता रहता है। जहां एमएसपी मिलेगा किसान वही फसल उगाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। तो न्यूजीलैंड में भी यही हुआ। अब देखिए न्यूजीलैंड की सरकार ने क्या किया। इस समस्या को खत्म करने के लिए न्यूजीलैंड की सरकार ने सब्सिडी को लेकर कानून बदल दिए। ऐसे कानून बदले जिनका वहां काफी विरोध हुआ, और वहां के किसानों को भी यही लगा कि न्यूजीलैंड की सरकार किसानों का विरोध कर रही है और ये सरकार जो है ये किसान विरोधी है। वहां पर भी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन न्यूजीलैंड की सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही, और आज उस फैसले का यह नतीजा है कि न्यूजीलैंड को अब दुनिया के बड़े बड़े देश काओ कंट्री कहते हैं, जहां का डेयरी उद्योग दुनिया के सबसे बड़े डेयरी उद्योगों में से एक है। आज न्यूजीलैंड को अपने डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। यहां आपके लिए एक बड़ी जानकारी है कि दुनिया में अभी एक भी देश ऐसा नहीं जिसने एमएसपी पर कोई भी राष्ट्रीय कानून बनाया हो। भारत की तरह कुछ देश ऐसे हैं जहां सरकारें कुछ चुनिंदा फसलों की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती हैं, लेकिन इन देशों में भी इस पर कोई कानून नहीं बनाया गया,
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश इन फसलों का एमएसपी तय करते हैं क्योंकि वो इन फसलों का उत्पादन अपने देश में बढ़ाना चाहते हैं। उन फसलों पर वो एमएसपी देते हैं जिनका उत्पादन वो और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे चीन की सरकार वहां के किसानों के लिए चावल और गेहूं का एमएसपी तय करती है, लेकिन इस एमएसपी का मकसद यह है कि चीन अपने देश में अनाज के उत्पादन को बढ़ाना चाहता है और हमारे देश में भी एक जमाने में हमारे देश ने भी अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही ये एमएसपी की व्यवस्था शुरू की थी। लेकिन अब इस पर किसान राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। तो एमएसपी की शुरुआत हमारे देश में भी तभी हुई थी जब हम चाहते थे कि हम कुछ निश्चित जो फसल है उसमें उत्पादन बढ़े। किसानों को इंसेंटिव दिया जाता था, ये किसानों को एक पुरस्कार के तौर पर यह दिया गया था ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाएं। लेकिन अब वो जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। अब इस सवाल पर आते हैं कि अगर एमएसपी से ही किसानों का भला हो सकता है तो फिर पूरे देश के किसान इसकी मांग क्यों नहीं करते। यानी आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि अगर आज आप देखेंगे तो प्रमुख रूप से सिर्फ पंजाब के किसान ही एमएसपी पर कानून बनाने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं और बाकी के देश के जो किसान हैं वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। दक्षिण भारत पूरा के पूरा नहीं है, बाकी जो और हिस्से हैं भारत के वहां के किसान भी इस आंदोलन में शामिल नहीं है। तो फिर कुछ चुनिंदा जो किसान हैं एक राज्य के वही ये मांग क्यों कर रहे हैं और बाकी के किसान कहां हैं। तो इसका कारण यह है कि एमएसपी की व्यवस्था पंजाब से ही शुरू हुई थी और आज भी पंजाब में लगभग सभी किसान सिर्फ उन्हीं फसलों को उगाते हैं जिन फसलों का सरकार एमएसपी तय करती है, जबकि हरित क्रांति में देश के दूसरे राज्यों के किसानों को एमएसपी का उस जमाने में भी उतना लाभ नहीं मिला था। इसलिए इन राज्यों के किसान वो फसलें भी उगाने लगे जो एमएसपी के दायरे में नहीं आती और इसलिए देश के इन किसानों के लिए एमएसपी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना पंजाब के किसानों के लिए है, क्योंकि बाकी के जो राज्यों जो हैं वो हरित क्रांति में भी पीछे रह गए थे और पीछे रहने की वजह से उन्होंने दूसरी फसलें उगानी शुरू कर दी जो पहले ही एमएसपी के दायरे में नहीं है। यानी उन्होंने एमएसपी के बाहर की जो दुनिया है उसे पहले ही देखना शुरू कर दिया था। भारत के बड़े राज्यों में सिर्फ गुजरात और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां फुल टाइम किसानों की संख्या पंजाब से ज्यादा है। कर्नाटक में 86%, गुजरात में लगभग 62%, जबकि पंजाब में 60% किसान फुल टाइम खेती करते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने कर्नाटक और गुजरात के किसानों को पंजाब के किसानों की तरह एमएसपी के लिए आंदोलन करते हुए नहीं देखा होगा और इसका कारण यही है कि इन राज्यों के किसान एमएसपी वाली फसलों की व्यवस्था पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। और दूसरा, इन राज्यों में बड़ी जोत के किसान उतने नहीं हैं जितने पंजाब में हैं। पंजाब में बड़े बड़े जमींदार किसान ज्यादा हैं और इन्हीं किसानों को एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, जबकि बाकी के राज्यों में अनुपात के हिसाब से इतने बड़े किसान वहां पर नहीं है जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी जमीनें हों। यह कड़वा सच है कि आज अगर पंजाब की तरह उड़ीसा के किसान ट्रैक्टर से दिल्ली आकर आंदोलन करना चाहें तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उड़ीसा में जो गरीब किसान हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिनमें बहुत सारे किसानों के पास तो अपना ट्रैक्टर भी नहीं है, जबकि पंजाब में ज्यादातर किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए वो महंगे ट्रैक्टर्स लेकर भी दिल्ली आ सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी के जो राज्यों के किसान हैं उनके पास तो शायद ऐसे ट्रैक्टर ही नहीं होंगे कि वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ आने के बारे में सोचे भी, शायद उन्हें पैदल आना पड़ेगा। पंजाब में प्रत्येक किसान परिवार की मासिक आय 26,701 रुपए है और हरियाणा में 22,841 रुपए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा में औसतन एक किसान परिवार की मासिक आय सिर्फ 5,112 रुपए है, बिहार में सिर्फ 7,542 रुपए, झारखंड में तो और कम है 4,895 रुपए केवल, और पश्चिम बंगाल में औसतन एक किसान परिवार की एक महीने की आय सिर्फ 6,762 रुपए है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो हरियाणा और पंजाब के किसान बाकी के देश के किसानों की तुलना में ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए आज हमने अपने देश के किसानों से हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें एमएसपी और सब्सिडी से ज्यादा अपनी फसलों की और अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश के किसानों ने ऐसा कर लिया तो उन्हें एमएसपी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और यह क्या फॉर्मूला है यह भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसानों को क्या करना चाहिए। आज हमारे पास उनके लिए एक सुझाव है।
आपको भी यह बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि चीन के बाद धान की सबसे ज्यादा फसल भारत में उगाई जाती है। नंबर 2 पर हैं हम पूरी दुनिया में। लेकिन इसके बावजूद फसलों की, जमीन की प्रोडक्टिविटी के मामले में भारत की स्थिति पूरी दुनिया में सबसे खराब है। पूरी दुनिया में 1 हेक्टेयर जमीन पर 1 टन धान उगाने की औसतन प्रोडक्टिविटी 4.2% है, लेकिन भारत में यही प्रोडक्टिविटी 3.2% है। और इस मामले में हमारे देश के किसान चीन, इंडोनेशिया और यहां तक कि बांग्लादेश के किसानों से भी काफी पीछे हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे देश के किसानों ने अपनी फसल की उत्पादकता चीन जैसे देशों के बराबर कर ली तो उन्हें एमएसपी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। किसान संगठनों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। आजादी के बाद में मैंने कभी देखा नहीं इतना लंबा किसानों का संघर्ष हो, 700 किसान मारे जाए, सरकार को झुकना पड़े, झुक करके उसको रोक दिया गया उस वक्त में। क्या साल भर में इनको मतलब इतना वक्त नहीं मिला उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकालते, दोबारा उनको बेचारों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। आज देश पूरा उनके प्रति सहानुभूति रखता है। हम कहते अन्नदाता हमारे हैं, अन्नदाता के साथ ये व्यवहार होता है क्या? जब यूपी के इलेक्शन आने वाले थे तो इन्होंने वो बिलें तीनों वापस ले ली। आज जनरल इलेक्शन आने वाला है, आज किसान फिर से मोर्चा बांधे हुए हैं। क्या पता अब मरकज क्या करे, ये तो वो जानते हैं। और अल्लाह करे कि वो अक्लमंदी का इस्तेमाल करें, वो चीज फिर से दोहराई न जाए कि बेगुनाह किसान मारा जाए। पूरे देश भर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरे देश भर में जबर हो रहा है, किसानों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है, हमारी मांगे मानी जाए, या तो मांगे मान ले या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। तो आज एक बार फिर से हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये दुनिया भर में हमने एक धान की पैदावार का एक प्रोडक्टिविटी चार्ट निकाला है आपके लिए। उत्पादकता पूरे दुनिया में क्या है, जो वैश्विक उत्पादकता का जो एवरेज है वो है 4.2, यानी 1 हेक्टेयर में 4.2 टन धान उगाई जाती है। ये पूरी दुनिया का औसत है, 4.2 टन धान 1 हेक्टेयर में। चीन सबसे आगे है, 6.5 टन धान उगाता है 1 हेक्टेयर में। उसके मुकाबले भारत सिर्फ 3.1 टन धान उगाता है 1 हेक्टेयर में। इंडोनेशिया के किसान भी हमसे बेहतर कर रहे हैं, बांग्लादेश के किसान भी हमसे बेहतर कर रहे हैं और वियतनाम के किसान भी हमसे कहीं ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। और पूरी दुनिया में जो हिस्सेदारी है, चीन की 28.7% की हिस्सेदारी है, भारत की 19.5% की हिस्सेदारी है। लेकिन आप सोचिए, अगर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अगर पूरे विश्व की जो औसतन प्रोडक्टिविटी है उसके बराबर भी अगर हमारी हो जाए तो हमारा जो शेयर है पूरी दुनिया में, हिस्सेदारी जो है हमारी उत्पादकता में, कुल उत्पादन में, वो 19.5% से बढ़कर कहीं ज्यादा चीन के आसपास पहुंच सकती है। अगर हम अपनी जो 3.1 टन धान उगाते हैं जो हम 1 हेक्टेयर में, अगर इसे हम बाकी देशों की तरह बढ़ा लें तो हमारे देश के किसानों को एमएसपी की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सरकार से किसी समर्थन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
अब हम आपको यह बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक क्यों लगा दिया। यह एक बहुत बड़ा फैसला है और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी ये चुनावी बॉन्ड्स होते क्या हैं, आज आपको यह भी बताएंगे। चुनावी बॉन्ड का मतलब उस वचन पत्र से होता है जिसके जरिए राजनीतिक पार्टियों को चुनावों में चंदा मिलता है और केंद्र सरकार ने पहली बार वर्ष 2017 के बजट में इस चुनावी बॉन्ड की स्कीम की घोषणा की थी, जो बाद में वर्ष 2018 में लागू हुआ। और यह स्कीम उन अलग अलग समूह, बड़ी बड़ी कंपनियों और लोगों के लिए थी जो चुनावों में अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टियों को गुप्त दान देना चाहते हैं, यानी चुनाव में पार्टियों को चंदा देना चाहते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में यह पुरानी परंपरा रही है कि लोग पार्टियों को चंदा देते हैं, व्यापारी लोग चंदा देते हैं, आम जनता भी कई बार चंदा देती है और बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं। उसी को लेकर यह नई स्कीम निकाली गई थी और इसे गुप्त रखा गया था ताकि किसी को यह ना पता चले कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने, किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है, इसे गुप्त रखा जाए। वैसे ही जैसे आपका वोट गुप्त रहता है, आप नहीं बताना चाहते कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है, ऐसे ही किस पार्टी को आप ये दान दे रहे हैं, किस पार्टी को चुनावों के लिए ये पैसा दे रहे हैं आप, ये भी आप गुप्त रख सकते हैं। और गुप्त दान का मतलब यही था कि अगर कोई व्यक्ति चुनावों में मान लीजिए बीजेपी को या कांग्रेस को या तृणमूल कांग्रेस को या फिर किसी दूसरी पार्टी को चंदा देना चाहता है तो वो व्यक्ति या वो कंपनी बैंक से 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निर्धारित ब्रांच से खरीद कर उस पार्टी को चुनावों में चंदा दे सकता है। और इस स्कीम की सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस व्यक्ति या जिस कंपनी ने यह चंदा दिया है उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और इसी बात पर इस योजना को अदालत में चुनौती दी गई थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि जो लोग या जो बड़ी बड़ी कंपनियां बैंक से चुनावी बॉन्ड्स खरीदकर चुनावों में राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, क्या उनकी पहचान को गुप्त रखने से चंदे की इस प्रक्रिया पर संदेह पैदा नहीं होता। और मान लीजिए अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने किसी कंपनी के साथ कोई डील की है और यह कहा है कि अगर चुनाव में वो कंपनी उस पार्टी को इतना चुनावी फंड देती है गुप्त दान के जरिए, तो चुनावों के बाद वही पार्टी उस कंपनी को फायदा पहुंचाएगी या उस व्यक्ति को फायदा पहुंचाएगी, तो फिर इसे कैसे रोका जाएगा। यानी इसके बावजूद भी मिलीभगत हो सकती है पॉलिटिकल पार्टी और उद्योगपतियों के बीच में या बाकी लोगों के बीच में। यानी कुल मिलाकर इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह था कि राजनीतिक पार्टियों को जो लोग और बड़ी बड़ी कंपनियां चुनावी बॉन्ड्स के जरिए चंदा देते हैं, उनकी पहचान को गुप्त रखा जाना चाहिए या फिर उनकी पहचान को सार्वजनिक करना चाहिए। यह हम आपसे भी पूछते हैं, आप क्या चाहेंगे। जो बड़े बड़े लोग या जितनी भी जनता जो पैसा देती है, हालांकि हमें ऐसा लगता है कि आम जनता तो वैसे भी किसी पार्टी को कोई चुनावी चंदा देती नहीं है। लोगों के पास जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास तो अपने लिए ही पूरा पैसा नहीं है, तो किसी पार्टी को चुनावी चंदा कहां से देगी। लेकिन हाँ, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, औद्योगिक घराने या जो बहुत ही पार्टी की आइडियोलॉजी में जो लोग विश्वास रखते हैं, कट्टर समर्थक होते हैं, वो जरूर पैसा देते होंगे। और ये जो स्कीम थी, इसके जरिए आप बैंक में जाएंगे, चुनावी बॉन्ड खरीदेंगे और उस पार्टी के अकाउंट में डाल देंगे और कभी भी आपकी पहचान, लोगों को यह नहीं पता चलेगा कि यह पैसा किसने दिया। अब यह आपके ऊपर भी है, क्या आप वाकई ये जानना चाहेंगे कि किस उद्योगपति ने, किस व्यापारी ने किस पार्टी को चंदा दिया है, या आप नहीं जानना चाहते, आपकी दिलचस्पी नहीं है। सरकार की दलील यह थी कि चंदा देने वाले इन लोगों की पहचान को गुप्त रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी प्राइवेसी यानी निजता बनी रहती है और कोई पार्टी उस कंपनी या उस व्यक्ति के बारे में कोई राय भी नहीं बना पाता। अब मान लीजिए आपको यह पता चले एक पार्टी जो है वो सरकार में आई, उसकी सरकार बन गई, उन्होंने चुनाव जीत लिया, और सरकार बनने के बाद अगर उन्हें यह पता चले कि कुछ खास कंपनियों ने, कुछ खास उद्योगपतियों ने या कुछ खास लोगों ने उनकी विरोधी पार्टी को चंदा दिया था, तो क्या अपनी सरकार बनने पर वो अपने इन विरोधी पार्टियों के समर्थकों को परेशान नहीं करेंगे? क्या वो ऐसा नहीं मानेंगे कि ये लोग उनके नहीं हैं? इसे ऐसे समझिए कि चुनावों से पहले किसी कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया और यह बात कांग्रेस को पता चल गई, तो कांग्रेस अपनी सरकार बनने पर उस कंपनी के साथ सौतेला व्यवहार करेगी या नहीं?
ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस की जगह यही बात अगर बीजेपी को पता चल जाए कि कांग्रेस को चुनाव में किस कंपनी ने, किस उद्योगपति ने, किस व्यक्ति ने चंदा दिया था, तो बीजेपी उस कंपनी के साथ सरकार बनने के बाद कैसा व्यवहार करेगी? बड़ा सवाल यही है। सरकार ने यही दलील देते हुए इस स्कीम को लागू किया था और सब कुछ गुप्त रखा था, और इसमें सबसे ज्यादा विवाद कंपनियों के गुप्तदान को लेकर था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस दलील को नहीं माना और कहा कि केंद्र सरकार की ये योजना असंवैधानिक है, जिससे सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है और देश के लोगों को यह जानने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि चुनावों में किस पार्टी को कहां से चंदा मिल रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन चुनावी बॉन्ड्स को जारी करना बंद करना होगा और 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए तमाम चुनावी बॉन्ड्स की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी। यानी 2019 से लेकर अब तक जितने भी लोगों ने यह सोचकर ये चुनावी बॉन्ड्स खरीदे और चंदा दिया पार्टियों को कि उनकी पहचान कभी सामने नहीं आएगी, अब उनके नाम और उनकी पहचान सार्वजनिक होने वाले हैं। इस मामले में सरकार ने कई तर्क दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग और कंपनियां चुनावों में राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे रही हैं, उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए? आप खुद सोचिए, इस देश में आम आदमी अगर किसी से भी कोई मदद, कोई लोन या कोई चंदा लेता है तो उसे इसकी सारी जानकारी सरकार को देनी पड़ती है। आपको भी अपनी सारी जानकारी सरकार को देनी पड़ती है। अगर आपके घर में एक शादी भी होती है और उस शादी में आपने कुछ पैसा खर्च किया है, वो जानकारी भी आपको सरकार को देनी पड़ती है। लेकिन जो पार्टियां चुनाव में लोगों से चंदा लेती हैं, वो उनकी पहचान को गुप्त रखना चाहते हैं और गुप्त रख लेती हैं। और हमारे देश के लोगों को कभी ये पता ही नहीं चलता कि चुनावों में इतनी बड़ी बड़ी जो रैलियां होती हैं, चुनाव प्रचार में जो इतनी सैकड़ों गाड़ियां लगती हैं, जो कार्यकर्ताओं को पैसा दिया जाता है, चुनाव प्रचार में जो खर्चा होता है, बड़े बड़े नेता जो प्राइवेट प्लेन से यहां से वहां जाते हैं। अब ये जो इस तरह की जो रैलियां आप देखते हैं, कभी इनमें लोगों को हजारों की संख्या में लाया जाता है, इनका भी खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, ये जो झंडे बनाए जाते हैं इसमें पैसा लगता है, ये जो टोपियां लगाई जाती हैं इनमें पैसा लगता है, और हर तरह के चुनाव प्रचार में बहुत पैसा लगता है। ये पैसा कहां से आता है? इन पार्टियों के पास ये पैसा आता है आम जनता से जो चंदा देते हैं, उद्योगपतियों से, अलग अलग लोगों से और बड़ी बड़ी कंपनियों से, जो कि चुनाव प्रचार के लिए इन पार्टियों को पैसा देती हैं, और फिर उस पैसे से ये जो पार्टियां हैं ये चुनाव लड़ती हैं और फिर सरकारें बनाती हैं। आज हमने आपके लिए कुछ आंकड़े निकाले हैं जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि चुनावी बॉन्ड्स के जरिए वर्ष 2018 से मार्च 2023 के बीच, यानी लगभग 5 साल में हमारे देश के लोगों ने, व्यापारियों ने, औद्योगिक घरानों ने, उद्योगपतियों ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया था। तो देखिए बड़ी स्क्रीन पर इस समय अवधि में, यानी लगभग इन 5 वर्षों में 2018 से 2023 तक चुनावी बॉन्ड्स के जरिए सभी राजनीतिक पार्टियों को 11,723 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जिसमें से सबसे ज्यादा 6,623 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला, 1,160 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिले, 1,137 करोड़ रुपए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को मिले, के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को 950 करोड़ रुपए मिले, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को 809 करोड़, डीएमके को 645 करोड़ और वाईएसआर कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड्स के जरिए 399 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। लेकिन यह चंदा इन पार्टियों को किन लोगों ने दिया, किन व्यापारियों ने दिया, किन औद्योगिक घरानों ने दिया, ये अभी किसी को नहीं पता। उन सब की पहचान अभी तक गुप्त रखी गई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपको इनकी पहचान बतानी पड़ेगी। यहां एक और बड़ी बात यह है कि हमारे देश में इस स्कीम से अलग पहले से ही यह कानून मौजूद था, जिसके तहत 20,000 रुपए से कम चंदा देने वालों की पहचान को गुप्त रखा जा सकता था। 20,000 यानी जिन लोगों ने सिर्फ 20,000 तक का चंदा दिया है उनकी पहचान गुप्त रखी जा सकती है, और बाद में चुनावी बॉन्ड्स की स्कीम आने से इससे ज्यादा का चंदा देने वालों की पहचान को गुप्त रखना आसान हो गया। यानी 20,000 तक तो पहले से ही गुप्त रखते थे, अब 20,000 से ऊपर देने वालों की पहचान भी गुप्त रहने लगी। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी को 60% चंदा, कांग्रेस पार्टी को 71% चंदा, ममता बनर्जी की पार्टी को सबसे ज्यादा 97% चंदा 20,000 या उससे कम के रकम में मिला था। और क्योंकि यह चंदा 20,000 या उससे कम का था, इसलिए चंदा देने वाले इन लोगों की पहचान को गुप्त रखा जा सकता था, और इन पार्टियों ने ऐसा ही किया। यानी
बड़ी स्क्रीन पर अगर एक बार आप फिर देखिए कि ये देखिए जो चुनावी चंदा है, इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदा, ये टोटल इतना है, इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है। लेकिन अगर गुप्त दान की आप बात करें, जो गुप्त चंदा है वो सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को मिला है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स की स्कीम को रोक दिया है। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए, और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। ये एक तूफान है, एक भूकंप है, क्योंकि ये साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मोदी सरकार सूट बूट झूठ और लूट की सरकार है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाया गया था, ये गैर कानूनी है और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। और इससे ये भी साबित होता है कि मोदी सरकार एक तरफ चंदादाताओं को सम्मान देती है और दूसरी तरफ अन्नदाताओं पर अत्याचार और अन्याय करती है। ये तो ऐतिहासिक फैसला है। मैं समझता हूं कि पिछले 20-25 साल में ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया जिसका जो असर है वो लोकतंत्र पे पड़े और अच्छा असर पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले द्वारा ये प्रयास किया है कि जो लोकतंत्र है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना ताकतवर बना दो कि बाकी पार्टीज उसके सामने कुछ कर ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे लोग इस पर भी सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी को ही सबसे ज्यादा चंदा क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो टोटल चंदा मिला है उसका लगभग 57% जो हिस्सा है वो बीजेपी के पास है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगभग देश के इतने ही हिस्से पर बीजेपी की सरकारें भी चल रही है। तो बीजेपी का जो अगर आप चंदा देखेंगे, जो चंदा उसे मिल रहा है वो उसके प्रोपोर्शन में ही मिल रहा है जितने इलाके पर बीजेपी की सरकारें। अगर आप देखेंगे तो जो कुल चंदा है उसमें से लगभग 56.5% बीजेपी को मिला है और बीजेपी देश के लगभग 57% हिस्से पर राज करती है, वहां उनकी सरकारें हैं। तो अगर आप उसका रेशो देखेंगे तो लगभग उतना ही आएगा, यानी जितनी जगहों पर बीजेपी का शासन है उसी के हिसाब से बीजेपी को चंदा भी मिल रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अननोन सोर्सेज से जो पार्टियों को बताना होता है कि उनका जो टोटल चंदा आ रहा है वो अननोन सोर्सेज उसमें कितने हैं, तो उसमें नंबर 1 पर है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस का 96.77% जो चंदा है वो अननोन सोर्सेज से आया है। कांग्रेस का 71.84% अननोन सोर्सेज से आया है और तीसरे नंबर पर बीजेपी है जिसका 60.56% जो चंदा है वो अननोन सोर्सेस से आया है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स और डोनेशन जो होती है, जो 20,000 रुपए से कम का जो डोनेशन है उसे अननोन सोर्सेस में माना जाएगा। तो यह भी आप देख लीजिए। तो हम कुल मिलाकर यह कहेंगे कि हमारे देश में, जिसे हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कहते हैं, कि हमारे देश में जो राजनीति हो रही है, जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, क्या उसमें और सुधार की आवश्यकता है? क्या हम अपने चुनावों को और ज्यादा साफ सुथरा कर सकते हैं? क्या चुनावों को और ज्यादा पारदर्शी बना सकते हैं? और हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि चुनावों का मतलब है पैसा। जिसके पास पैसा है वही चुनाव लड़ सकता है, जिसके पास पैसा है टिकट भी उसी को मिलेगा, चुनाव प्रचार भी वही कर पाएगा और आखिर में जीत भी उसी की होगी। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार गलती से आ जाता है जिसके पास कोई पैसा ही नहीं है, तो पहली बात तो यह है कि उसे राजनीति में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, और फिर अगर वो बढ़ भी जाता है तो पैसा ना होने के कारण वो पीछे छूट जाता है। यानी कि आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि हमारे देश में राजनीति पैसे का खेल है, और पैसा इतना है कि किसी को यह नहीं पता कि ये पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप कहें तो आज हम यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये स्वागत योग्य फैसला है, इसका स्वागत होना चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे देश में राजनीति में जिस कदर पैसा झोंका जाता है, बर्बाद किया जाता है चुनाव प्रचार में,
अलग अलग तरीकों से, गैर कानूनी तरीके से। हालांकि चुनाव आयोग ने उस पर कई तरह की पाबंदियां लगाकर रखी हैं कि कौन उम्मीदवार जो है वो इस लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता, लेकिन आप सब जानते हैं कि पैसा तो खर्च होता ही है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। इसलिए उस दिशा में ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, इससे और ज्यादा पारदर्शिता हमारे देश के इस राजनीतिक सिस्टम में आएगी और इससे देश को फायदा ही होगा। अब हम आपको कतर की राजधानी दोहा लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल धानी की मुलाकात आज हुई। और यह मुलाकात इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि कतर ने इसी हफ्ते 8 भारतीयों को फांसी की सजा देने के 109 दिन बाद बरी किया है। और ये रिटायर्ड नौसैनिक अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही भारत लौटे हैं और यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। और इसी के बाद अब दोहा में प्रधानमंत्री मोदी की जो है वहां के अमीर से ये स्पेशल मुलाकात हुई है। तो अब आप देखिए कि भारत और कतर के बीच में एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता कायम हो चुका है। दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भाईचारा है। और आपने देखा होगा कतर के जो अमीर हैं, जो वहाँ के शेख हैं, वहाँ के राष्ट्रपति आप उनको कह सकते हैं, रूलर कह सकते हैं, उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में आत्मीयता के संबंध पैदा हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 8 भारतीय वहाँ की जेलों में फंस गए थे, जिन्हें सजाए मौत दे दी गई थी, ऐसा बहुत कम होता है कि कतर जैसा जो देश है वो अपनी जेल से कैदियों को रिहा कर दे, और वो भी ऐसे लोगों को जिन्हें सजाए मौत कतर की अदालत ने सुनाई है। तो ये कतर का एक बहुत अच्छा जेस्चर था भारत के प्रति कि उन्होंने 8 पूर्व नौसैनिकों को प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के कहने पर, उनके रिक्वेस्ट पर, एक दोस्ती के नाते उन्हें रिहा कर दिया और उन्हें भारत अपने परिवारों के पास आने दिया। और इस फैसले के बाद, इन लोगों के भारत लौटने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी आज कतर गए, कल रात को ही वो पहुंच गए थे और आज उन्होंने कतर के बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है। और जाहिर है उन्हें धन्यवाद भी दिया होगा, क्योंकि ये जो हुआ है ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने 8 लोगों को कतर की जेल से सकुशल बाहर निकालकर वापस भारत ले आना। अब आपको इसी के बारे में एक बहुत बड़ी फेक न्यूज के बारे में बताते हैं, इसी सिलसिले में, जिस पर आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद विश्वास भी कर लिया होगा। और यह फेक न्यूज ये है कि फिल्म स्टार शाहरुख खान ने कतर के अमीर शेख से बात करके उन 8 भारतीयों को रिहा कराया जिन्हें वहां की अदालत ने जासूसी के लिए फांसी की सजा सुनाई थी। यानी खबर यह आई थी कि इन 8 लोगों को वहां से छोड़ने के पीछे असली कहानी यह है कि भारत सरकार ने शाहरुख खान की मदद ली। और क्योंकि कतर की जो सरकार है, कतर के जो अमीर शेख हैं, वो शाहरुख खान के बहुत करीबी हैं, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और इसलिए शाहरुख खान का इस्तेमाल करके इन लोगों को छुड़ाया गया। ये एक खबर फैलाई गई, सोशल मीडिया पर पूरे दिन चलती रही, और ये एक फेक न्यूज थी। शाहरुख खान की टीम ने खुद उसी दिन इसका खंडन किया। शाहरुख खान ने बाकायदा एक बयान अपना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि उनका इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, और यह सब कुछ भारत सरकार ने किया है। भारत की जो सरकार की जो कोशिशें थी उनकी वजह से यह सब हुआ है। लेकिन उसके बाद भी यह खबर रुकी नहीं। हमारे ही देश में कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस फेक न्यूज को फैलाया, हमारे देश के नेताओं ने। और उन सब की मंशा क्या थी? उन सब की मंशा यह थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को कमतर करके बताया जाए, यह बताया जाए कि इसमें मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, यह तो शाहरुख खान की वजह से हुआ है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग शाहरुख खान और कतर के अमीर शेख की इन तस्वीर को दिखा दिखाकर यह कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने ही
कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों को रिहा कराया है। और हमारे देश के लोग इस फेक न्यूज पर इसलिए भी यकीन कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने फिल्मों में आज तक यही होते हुए देखा है कि हमारे देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित अपने देश छुड़ा कर ले आते हैं। लेकिन आज लोगों को यहां यह समझना होगा कि यह फिल्म नहीं है, ये पठान नहीं है, ये जवान नहीं है, ये टाइगर जिंदा है नहीं है, ये असलियत है, ये हकीकत है। और हकीकत में इस तरह किसी दूसरे देश की जेल से आप किसी कैदी को छुड़ाकर नहीं ला सकते। इसके लिए डिप्लोमेटिक सोर्सेज की जरूरत होती है और हकीकत में जेलों से इस तरह रिहाई नहीं होती और उसके लिए सरकार की ताकत लगती है, उसके लिए मजबूत नेता की आवश्यकता होती है। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि आप भी इस तरह की फेक न्यूज से सावधान रहें। और कुछ वर्ष पहले शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू दिया था जिसमें शाहरुख खान ने कहा था कि जब वो हर रोज सुबह सुबह उठते हैं और अपना फोन देखते हैं तो फोन देखते समय उनकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती हैं, वो तनाव में आ जाते हैं और उन्हें इस बात का डर लगता है कि फोन जैसे ही वो देखेंगे तो न जाने दुनिया में कौन सी घटना के साथ उनका नाम जोड़ दिया जाएगा, न जाने फोन देखने के बाद उन्हें पता चलेगा कि कौन से नए विवाद में उनका नाम आ गया है। तो उस इंटरव्यू में वो ये कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें तो अपना फोन देखते हुए भी आजकल डर लगता है जिस तरीके से उनका नाम किसी न किसी विवाद या किसी न किसी घटनाक्रम में चिपका दिया जाता है। तो अभी भी शाहरुख खान को शायद यही लग रहा होगा कि ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि इस मामले में भी एक फेक न्यूज उनके बारे में इस तरह फैला दी जाएगी।